हम्म, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो ही रही थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तभी से एटम का मॉडल प्रपोज करना शुरू हुआ था। मतलब एटम कैसे हो सकता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे हो सकते हैं, पता तो नहीं है, लेकिन बस प्रपोज कर रहे थे मॉडल। वैसे तो आज भी हमको जो एटम के बारे में पता है वो भी हो ही सकता है डिटेल में। मतलब वी कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट इज देयर, बट वी कैन प्रपोज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस कि ऐसा हो सकता है। सो हमने देखा कि ये सब हो रहा था, तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ई भी कहा जाता है। तो चार्ज तो नहीं ढूंढा, लेकिन ई बाई एम रेशियो पहले ढूंढा, फिर चार्ज ढूंढा मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स से, और ये मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब से ई बाई एम ढूंढा गया, और फिर चार्ज को ई बाई एम से डिवाइड करके मास ढूंढा गया। वैसे ही प्रोटॉन का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का। और हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ऑफकोर्स ये नेगेटिव होता है, और इसका है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये नंबर माइनस नहीं हो जाता, ये पावर माइनस है, ठीक है। और ये चार्ज जीरो है। रिलेटिवली देखा जाए तो इसका -1 चार्ज होता है, इसका +1 होता है, और इसका 0 होता है। मास के बारे में देखा जाए तो इसका मास, अगर प्रोटॉन का 1 पकड़ लिया जाए, 1 AMU, तो इसका मास होता है 1/1836 AMU, और इसका होता है 1 AMU। नियरली दोनों का सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन थोड़ा सा हेवी होता है, सॉरी न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी होता है। तो 1 AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट यानी डाल्टन, यानी U इज नथिंग बट 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में देखा जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी देखा है। तो यहां तक हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के तुरंत बाद मिस्टर जे थॉमसन, इन्होंने बताया कि एटम में कुछ ऐसे हो सकता है, ये पूरा जो स्प्रेड हुआ है अंदर, वो क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? मुझे एक बार अब वॉइस नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? हाँ ठीक है। आप मुझे बताइए एक बार चैट करके कि ये फैला हुआ कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में, एम्बेडेड फॉर्म में, एक एक वर्ड है, इनको जरा याद रखो। एम्बेडेड फॉर्म में जो है वो है इलेक्ट्रॉन। ये है आपका पॉजिटिव चार्ज जो कि पूरा फैला हुआ है। दिस इज नॉट प्रोटॉन। अभी तक ये प्रोटॉन है, ये जानकारी अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं है। तो ये जे थॉमसन का मॉडल है, खरबूजे की तरह दिखता है, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जे थॉमसन का मॉडल। लेकिन रुदरफोर्ड जी, जो कि अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो कहने लगे हैं, रुदरफोर्ड, कि भाई मुझे एक्सपेरिमेंट करने दो, मैं इसे थोड़ी मानूंगा जो जे थॉमसन ने कहा है। तो रुदरफोर्ड को डाउट तो था ही पहले, मतलब साइंटिस्ट हमेशा डाउट ही लेते हैं, हमको भी डाउट ही लेना चाहिए। बिहेवियर पर नहीं, लेकिन साइंस के ऊपर हमेशा डाउट लेना चाहिए। बिहेवियर पर उतना डाउट लेना अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन साइंस में हमेशा डाउटफुल होना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या ये सही है, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल यूज की थी, और यहां से मारा था अल्फा पार्टिकल को। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है वो समझने के लिए हमने बीच में लाई थी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने क्या बोला कि कोई बड़े न्यूक्लियस होते हैं जो कि अनस्टेबल रहते हैं, वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए फूटते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं छोटे एटम में। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट होना यानी एक साथ आना, डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाना, टूटना, बिखुरना, डिसइंटीग्रेट होते हैं। और ऐसा करते वक्त इनमें से कुछ रेज निकलते हैं बाहर। ये रेज 3 तरीके के होते हैं, अल्फा कहता है इनको, बीटा भी कहते हैं, गामा भी कहते हैं। ये 3 अलग अलग रेज होते हैं। इनकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको 9th क्लास में हुई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा जानकारी हुई है 9th क्लास में। रेडियो एक्टिविटी है आपको, और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टेन रेज। अब मैं थोड़ा स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, थोड़ा फैक्ट आपको बताना है इसीलिए। तो देखिए,
ये देखिए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज emission of radiation by certain elements on their own, उनके खुद से ही निकलते हैं कुछ radiations. This is called as radioactivity and such elements are called as radioactive elements. इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी हेनरी बेक्वेरेल ने. Radiations are, ये जो radiations है उनको rays भी कहा जाता है. They are sometimes called as particles. ये जो rays है ना, alpha particles, बीटा पार्टिकल्स, गामा. अब इनको अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज भी कहा जाता है. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल नहीं कहा जाता, गामा रेज ही कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनको मास नहीं होता. ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 तरीके के रेज इमिट हो रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा. तो सबसे पहले आइडेंटिटी, ये आइडेंटिफाई नहीं होता, मैंने लिखा है आइडेंटिटी. तो शुरू में ये उसने यफ कर दिया, उसको अपने मन से ही कर दिया है, तो ये टी होना चाहिए. हाँ, तो ये क्या है एक्चुअली? अल्फा पार्टिकल शुरू में नाम दिया था, जब हेनरी बेक्वेरेल को ये पहली बार दिखा तो उन्होंने बस अल्फा बीटा गामा कह दिया. लेकिन बाद में पता चला कि ये अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है बल्कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है. अरे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, जरा ठीक से समझ लो. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्या होता है बेटा? देखो जरा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. देखिए हीलियम क्या है बेसिकली, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 न्यूट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाजू में घूम रहे. इसका न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियस मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. तो इसको कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद हीलियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो? +2 आएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन अंदर है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकल गए. और इसका मास कितना बचेगा? मास 4 बचेगा, क्योंकि प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन 2 है, तो मास तो 2 और 2 4 हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1 एमयू, 2 प्रोटॉन का 2 एमयू, 2 न्यूट्रॉन का 2 एमयू, ऐसे 4 मास हो गया. और एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड होता है, तो प्रोटॉन 2 है. तो हीलियम अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, 4 is its atomic mass and +2 is the charge on its nucleus. So alpha particle can be written like this. कभी कभी चार्ज लिखा भी जाता है ऐसे, तो नो प्रॉब्लम. कभी कभी नहीं भी लिखा जाता, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा ऊपर 4 नीचे 2. ये 4 क्यों आया, 2 क्यों आया, समझ में आया? बोलो एक बार जरा, समझ में आया तो. बोलो एक बार, कम ऑन. यस. अब चलते हैं आगे. ये जो बीटा पार्टिकल्स है, ये जो बीटा पार्टिकल्स है ये थोड़े अलग है. मतलब अल्फा पार्टिकल यानी हेलियम नहीं बेटा, हेलियम नहीं. हेलियम का न्यूक्लियस, हेलियम अलग है, हेलियम का न्यूक्लियस अलग है. हेलियम का न्यूक्लियस, हेलियम का न्यूक्लियस. अब ये बीटा पार्टिकल्स कुछ नहीं, बाद में पता चला कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका मास नियरली 0 होता है और चार्ज उसके ऊपर -1 होता है. तो ये बी लिखा है इस बच्ची ने, इसको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, ऐसे. बीटा को ऐसे लिखेंगे, बी को ऐसा लिखेंगे. मैं क्या करूं, अब बताता तो हूं लेकिन गलतियां हो जाती है. ये देखिए ऐसे. तो ये बीटा के ऊपर -1 ये चार्ज है, या फिर इसको और ये इसका मतलब है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बीटा -1 ऊपर और नीचे 0, या फिर E-1 भी लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है ना? बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पे दिखा है रिप्रेजेंटेशन. एक तो E-1 और नीचे 0 लिखो, या फिर सिर्फ बीटा लिखो, या फिर बीटा -1 लिखो, या फिर बीटा -1 इधर लिखो और 0 इधर लिखो. अलग अलग तरीकों से बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. गामा रेज आर
मतलब गैमा रेज पता नहीं थे पहले क्या है, लेकिन बाद में जब स्टडी आगे गई बहुत ज्यादा, तो बाद में पता चला कि गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसी चैप्टर में हमको आगे है। तो अभी के लिए याद रखो, अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, beta particles are electrons and gamma rays are electromagnetic radiations. चार्ज अल्फा पार्टिकल +2 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, गैमा रेज के ऊपर 0। उनका मास, अल्फा पार्टिकल है तो 4 AMU उसका मास है, इलेक्ट्रॉन का नियरली 0 होता है, लेकिन एग्जैक्टली 1/1836 AMU होता है, या फिर किलोग्राम में बोला जाए तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और गैमा रेज का रेस्ट मास, मतलब जब वो जगह पर खड़े होते हैं तो 0 होता है, भागने लगते हैं तो काफी होता है। तो रेस्ट मास और मूविंग मास ये रिलेटिविटी के कंसेप्ट है, आइंस्टाइन ने दिए हुए, उनके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, तुमको है भी नहीं है। सिर्फ ये याद रखो कि भाई गैमा रेज का मास 0 रहता है। किसी भी चीज का मास अगर यहाँ पे 10 kg है, तो वो जब भागने लगती है तो उसका मास थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं। मतलब अगर आप ट्रेन अगर भागने लगे, या फिर आप ट्रेन की स्पीड से भागने लगे, तो आपका मास थोड़ा बढ़ता है। कितना बढ़ता है? अरे बहुत थोड़ा बढ़ता है, बहुत ही थोड़ा बढ़ता है, बहुत ही थोड़ा। देखो 10 kg की जगह पर इतना, इतना भी नहीं, इससे भी बहुत कम बढ़ता है, ऐसा समझ लो आप, ऐसा समझ लो आप। लेकिन जब आप लाइट की स्पीड से भागने लगते हो ना, तब आपका मास बहुत बढ़ता है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो भागते वक्त मास बढ़ना, ये कंसेप्ट डेली लाइफ में उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात आती है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ते हैं, तब उनका रेस्ट मास अलग रहता है और मूविंग मास अलग रहता है। पेनेट्रेटिंग पावर, मान लो कि अल्फा पार्टिकल वन टाइम पेनेट्रेट करते हैं, मतलब किसी चीज को, किसी एक शीट को, ऐसी एक शीट लिया आपने, उसको पेनेट्रेट करते हैं इस एक शीट को, तो इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल्स 100 टाइम्स उनकी पावर होती है पेनेट्रेटिंग, मतलब ऐसे 100 शीट्स को वो पेनेट्रेट करेंगे। कोई भी शीट लो, उसके बाद 1000 टाइम्स इज द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ द गैमा पार्टिकल्स। सो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसकी है? गैमा पार्टिकल्स यानी गैमा रेज। एटम बॉम्ब जब गिरता है कहीं पे, तो ये गैमा रेज ही होते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गैमा रेज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, इसमें कोई शक, मतलब जो कुछ भी पढ़ाया, ये जो कुछ भी मैंने अभी बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज, तो ये रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा कि 3 तरीके के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, अल्फा बीटा गैमा। उनमें से अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर चीज से अगर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, तो हर एलिमेंट इन तीनों को भी इमिट नहीं करता। कोई एलिमेंट सिर्फ अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, कोई एलिमेंट सिर्फ बीटा को करेंगे, कोई तीनों को करेंगे, कोई सिर्फ गैमा रेज को इमिट करेंगे। ये आपको 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ेंगे आप, तो उसमें बहुत डिटेल में है कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट क्या इमिट करता है। वहां पे एक चैप्टर है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। केमिस्ट्री में है सिर्फ एटम, सॉरी फिजिक्स में, एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है। जो आपका जो बोर्ड है उसमें एक ही चैप्टर है एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस, लेकिन एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है, एक में है एटम और दूसरे में है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है उस चैप्टर में पूरा का पूरा दिया हुआ है कि कैसे, कहां से गैमा रेज निकलते हैं, कैसे बीटा जो भी निकलता है। हमको बस इतना याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो अल्फा बीटा गैमा इनमें से 1, 2 या सभी निकल सकते हैं उससे। तो वैसे ही रुदरफोर्ड ने एक एलिमेंट चूज किया, लीड, पीबी, रेडियो एक्टिव लीड उन्होंने चूज किया। तो वो जो रेडियो एक्टिव लीड है उससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दी हुई है ऐसी आपको, इस लीड को
यहां पे रखो या फिर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट यहां पे रखो, तो इससे कुछ तीनों पार्टिकल बाहर निकल रहे, तीनों रेज बाहर निकल रहे, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और ऐसा देखा गया, और यहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से पहले सभी जाके यहीं पे कोलाइड हो रहे थे और यहीं पे चमक पैदा हो रही थी, बहुत ज्यादा मात्रा में चमक रहा था इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। चलिए जरा मैं नीचे लेता हूं, कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहां पे लगाई, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे चमक आ रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की तो कुछ रेज, ठीक से देखो, कुछ रेज इधर चले गए, कुछ चमक यहां पे बनी, कुछ रेज इधर चले गए, कुछ चमक यहां पे बनी, और यहां की चमक कम हो गई, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। सिंपल सी बात है, पहले तीनों के तीनों इधर जा रहे थे, अब कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर गए, ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट के ऊपर। तो मुझे बताओ जो सी पॉइंट के ऊपर गए वो कौन हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, बोलो जरा, दिमाग लगाओ। पॉजिटिवली चार्ज हो सकते, तो इन्हें कहा गया अल्फा। कुछ लोग इधर चले गए, दिख रहा है ना ठीक से, हाँ, अरे ए बी सी उल्टा दिख रहा है क्या, और आपको उल्टा दिख रहा है या सही दिख रहा है, ये दिस, जरा बताओ, ये जो दिस मैंने लिखा है ये उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है ना, ठीक है, मुझे इधर उल्टा दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, अब इनको कहा गया अल्फा, इनको कहा गया बीटा, और इनको कहा गया ग्यामा। अब मुझे बताओ, अब आपको कुछ भी पता नहीं है इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, लेकिन इसको देख के क्या बता सकते हो आप कि इन दोनों में से किसका मास ज्यादा हो सकता है। मान लो कि चार्ज दोनों का अगर सेम है, मान लो, तो मास किसका ज्यादा हो सकता है, अल्फा का या बीटा का, बोलो जरा, दिमाग कितना है, मैं देखता तो हूं, मास किसका ज्यादा हो सकता है, बाकी कुछ पता नहीं है आपको, अल्फा का। क्यों अल्फा का मास ज्यादा हो सकता है, ऐसा कंक्लूजन आप क्यों निकाल सकते हो, क्यों, वाई, अल्फा लेस डेविएटेड, बहुत अच्छे वेदांत, बहुत ही अच्छे। ये जो डेविएशन है ना, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया आपने, ये जो डेविएशन है ना, वो मैंने कल बताया था, डेविएशन चार्ज के ऊपर डायरेक्ट होता है और मास के ऊपर इनवर्स रहता है। तो इसका डेविएशन बेटा कम हुआ है, तो इसका मास ज्यादा होना चाहिए, सही बात है ना, बहुत अच्छे बताया वेदांत ने। यही तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है आपको, बाकी चीजें तो रट्टा तो हर कोई मारेगा यार, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं ना, ऐसे ही काम करते, ऐसा हुआ इसका मतलब ऐसा हुआ होगा, इन्फरेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। दिया हुआ रट्टा मारना ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन लॉजिक लगाना, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो चलिए, इस तरीके से अल्फा बीटा पार्टिकल पता हो गए, उनका यूज किया रुदरफोर्ड ने। अब कैसे यूज किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रुदरफोर्ड ने ऐसी यहाँ पे कुछ बॉक्स ले लिया, मैं फिर बता रहा हूं, ये स्टोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी ये एटम की स्टोरी चल रही है, बस याद होना चाहिए कि भैया चलो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो कैसे एटम आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट तो अभी शुरू हुए ही नहीं है, इसके चैप्टर के आगे ही है कंसेप्ट। ऐसा एक बॉक्स लिया, इसके अंदर एक एलिमेंट लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, यहाँ पे एक स्क्रीन ले ली, थोड़ी सी स्क्रीन, जिससे कि अल्फा पार्टिकल जो इधर उधर जा रहे थे वो यहीं पे रुक जाए, जो सीधे जा रहे वही इसके बाहर आए, दिस इज द स्क्रीन। उसके बाद ये पार्टिकल आए 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 आए, इनको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया गया, दिस इज फॉइल या फिर शीट, थिन शीट। तो ये अल्फा पार्टिकल की जो स्ट्रीम आ रही थी, रेज आ रहे थे, इसके ऊपर कोलाइड हुए, और बाद में क्या किया उसने, इसके बाजू में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसे लगा दी। साइंटिस्ट बहुत दिमागबाज होते हैं, ऐसे
जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई होगी, तो उसने देखा जब ये फॉइल नहीं थी तब ये सीधे जाके यहां पे कोलाइड हो रहे थे, जब ये फॉइल नहीं थी तब ऐसा हो रहा था। लेकिन जब फॉइल लगाई गई, मान लीजिए यहां से ऐसे आ रहे, ये सभी आगे जा रहे थे, लेकिन जब अंदर फॉइल रखी ये, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स, मतलब ज्यादातर पार्टिकल सीधे ही जा रहे हैं। अरे फॉइल रखी है फिर भी सीधे ही जा रहे हैं ज्यादातर। कुछ पार्टिकल्स थोड़े थोड़े डेविएट हो रहे, कुछ पार्टिकल इधर भी डेविएट हो रहे, और बहुत ही कम पार्टिकल 180 डिग्री से डेविएट होके वापस आ रहे हैं 180 डिग्री से, मतलब बहुत ही कम, मतलब 1 in 20,000, 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है। तो इससे उन्होंने बोला कि भाई क्यों ऐसा हो रहा होगा। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन पता चला, ही ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम डेविएटेड विथ सम एंगल, इवन लेसर डेविएटेड विथ मोर एंगल। ये जो है ना, ये देखिए ये सीधे चले गए, ये थोड़ा डेविएट हुआ, ये थोड़ा एंगल, ज्यादा एंगल और कम, और वेरी 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 लेस, दैट इज 1 in 20,000 डेविएटेड बाय 180 डिग्री। तो यहां तक बात हमारी हुई है। ये है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन समझ में आया आपको? रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन समझ में आए कि उसने क्या क्या देखा? एक ही बात देखी यार, ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे और बहुत ही कम लोग डेविएट हो रहे, इतना ही उन्होंने देखा। इससे उन्होंने बोला, सबसे पहली बात तो ये, जो ये सीधे सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एटम ऐसा नहीं है जैसा थॉमसन साहब बोल रहे थे। नो, अगर ये एटम ऐसा होता और सभी तरफ पॉजिटिव चार्ज होता ऐसे, मतलब अब मैं बता रहा हूं, देखिए अब ये गोल्ड की फॉइल है, इसको हम एटम में कन्वर्ट करते हैं, राइट? मान लीजिए यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है। अब अगर पूरी तरफ ये पॉजिटिव चार्ज फैला होता तो भैया अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, ये तो पता चल गया है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करना चाहिए, और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आगे नहीं जानी चाहिए, बल्कि यहां पे आके ऐसे उल्टे आने चाहिए। उल्टे क्यों भैया? सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज को बम्बार्ड कर रहे हो, तो ये जैसे जैसे जाएगा वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, और ये फिर वापस आएगा ना। बात समझ रही है क्या? बात समझ रही है क्या? अरे बात समझ रही है? कैसे कंक्लूजन आता है? एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इन्फरेंस कैसे निकाला जाता है, साइंटिस्ट काम कैसे करते हैं, नए नए मॉडल्स कैसे आते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब ये शुरू की हिस्ट्री। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज तो होना नहीं चाहिए, ये बात तो आउटराइटली उन्होंने ठुकरा दी। तो थॉमसन साहब का मॉडल तो फेल हो गया। किसने फेल कर दिया? रुदरफोर्ड। थॉमसन साहब का मॉडल तो गलत हो गया। थॉमसन साहब मतलब क्या है, उनकी तो बदनामी हो गई, ठीक है, काम खत्म। इसका मतलब है थॉमसन उतना होशियार नहीं था। सही बात है, थॉमसन वॉज नॉट दैट क्लेवर गाय, वो पगला था, उतना होशियार नहीं था। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? थॉमसन, जे थॉमसन की बात में उतना दम नहीं था, उसके पास उतना दिमाग नहीं था, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि रुदरफोर्ड ने उसका मॉडल फेल ठहराया। डू यू एग्री और डू नॉट एग्री विथ मी? बोलो जरा बाकी के लोग, डू यू एग्री और नॉट एग्री? बोलो। अरे बाकी के लोग क्या है, दे डू नॉट हैव एनी व्यू, नो व्यू। It is very easy to live without a view, right? Is it so? It is very easy to live without a view and very difficult to live with a view. No view. बाकी के बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, पता नहीं थॉमसन के पास दिमाग था या नहीं। बोलो जरा, कम ऑन, डू यू एग्री और नॉट? रुदरफोर्ड ने थॉमसन का मॉडल गलत ठहरवाया,
गलती निकाली। इसका मतलब थॉमसन का दिमाग कमजोर था, उतना अच्छा नहीं था। अब जाके समझ रहा है कुछ लोगों को, बेटा किसी का मॉडल गलत हुआ इसका मतलब उसका दिमाग कम नहीं था। उस टाइम पर जितने रिसोर्सेस थे उसके आधार पर उन्होंने जो बनवाया वो दिमाग ही था, बाकी लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने जो भी किया, डाल्टन पूरी की पूरी थ्योरी गलत है, बस एक ही चीज उसमें सही है, क्या कि बाबा केमिकल रिएक्शन में नए एटम्स क्रिएट नहीं होते, एक ही चीज उनकी अभी तक सही है, बाकी तो पूरा गलत है। एटम के बाद कुछ नहीं होता, एटम में एटम इज नॉट डिस्ट्रॉयबल, ये सब जो भी उन्होंने बोला ये सब गलत है। सभी एटम्स जो एक जैसे होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज सेम होती है। बाद में आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, सेम एलिमेंट्स है लेकिन एटम्स अलग अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाल्टन के पास दिमाग नहीं था, ऐसा नहीं होता है। न्यूटन, उन्होंने जो भी लॉज ढूंढे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब ये पूरी तरीके से गलत है। आइंस्टाइन ने उस लॉ को गलत ठहरवाया है, लेकिन डेली लाइफ में गलत नहीं है वो, लेकिन जब स्पीड बढ़ती है ना तो ग्रेविटेशन की थ्योरी जो आइंस्टाइन न्यूटन की है वो आइंस्टाइन ने गलत ठहरवाई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि न्यूटन के पास दिमाग नहीं था, ना तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूटन से ज्यादा दिमाग आइंस्टाइन के पास है। नो, अरे भैया जो पहले आदमी था उसके पास रिसोर्सेस उतने ही थे, उसने कुछ मॉडल किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको गलत ठहरवाना आसानी होता है। सही बात है ना। आगे वाले जो पीढ़ी होती है उसके पास कुछ ना कुछ नया दिमाग होता है। देखिए मोबाइल का आविष्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पहिए का आविष्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ये पूछा जाए ना तो आपको लगेगा अरे भाई मोबाइल को बनाने में बहुत ज्यादा दिमाग लगा होगा, जिसने मोबाइल बनाया उसका दिमाग बहुत ही भयानक है, उसकी बराबरी आ ही नहीं सकती। जिसने 5000 साल पहले एक पहिए का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, पहिया मतलब विल। मानवता को अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो नॉट दिस मोबाइल बट दिस, और जिसने इसका इन्वेंशन किया है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, दो इट लुक्स सिंपल। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये चैप्टर जो शुरू में दिया है, ये हिस्ट्री दी है, इसका काम ही है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना आपके अंदर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, आपको ना जो चीजें सोफिस्टिकेटेड होती है वही ज्यादा अच्छी होती है ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वक्त जो सिचुएशन थी वहां पर क्या कर सकते थे लोग, वहां पर इस पहिए का आविष्कार होना मतलब मोबाइल के आविष्कार से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द ह्यूमन काइंड, विल। चलिए, टाइपराइटर, जेरोक्स मशीन, अरे ये इन्होंने ना रिवोल्यूशन ला दिए है, क्रांति बोलते हैं ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सब ये क्यों आए? ये टाइपराइटर और जेरोक्स मशीन की वजह से हुए पॉसिबल। अब बोलोगे यार ये क्या बक रहे हो आप सर, हाँ बंदूक कहां गई, मिसाइल कहां गए, ये जेरोक्स और टाइपराइटर कहां से लाके रख दिया? ऐसे नहीं होता बेटे। रिवोल्यूशन कब होता है? सिर्फ बंदूक से नहीं होता। बंदूक चलाने के लिए दिमाग के अंदर ना रिबेलियस दिमाग बनाना चाहिए, पहले वो दिमाग बनाना चाहिए। लाखों लोगों का दिमाग पहले बनाना चाहिए, रिबेलियस, क्रांतिकारी। और वो कैसे बनता है? किताबें पढ़ के, बाय द एक्सचेंज ऑफ द थॉट्स। और थॉट्स कब एक्सचेंज होंगे? किताबें सबको मिलनी तो चाहिए। अरे सबको मिलेगी कब? उतनी लिखनी तो चाहिए। कौन लिखेगा इतनी किताबें? जब जेरोक्स मशीन आई तब ये पॉसिबल हुआ, और उसकी वजह से स्प्रेड हुआ बहुत ज्यादा, थॉट प्रोसेस स्प्रेड होने लगी, और तब जाके ये रिवोल्यूशन हुए हैं। छोड़ दो। तो वैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई साइंटिस्ट अगर उसका कोई मॉडल खराब भी हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कम था, उसने ट्राई किया, लेकिन फिर भी उनको क्रिटिसाइज तो करना ही चाहिए। तो थॉमसन, जे थॉमसन जी का मॉडल गलत था। रुदरफोर्ड ने फिर बोला कि भैया एटम कुछ इस तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब ज्यादातर पार्टिकल तो उल्टे ही जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा तो पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब उनको जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, आने वाले अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, उनको दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे खुली जगह है, यहाँ पे पूरी खुली जगह है, पूरी खुली जगह, पूरी खुली जगह है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इसको रिपेल करता और इनको वापस भेज देता। इसका मतलब है बहुत ही कम पार्टिकल
ऐसे आके वापस जा रहे हैं, बहुत कम। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह पर है। अरे रे, क्या इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ वेरी लेस स्पेस। क्यों बोला ऐसा? ज्यादातर सीधे निकल के जा रहे हैं, उनको कोई भी अपोजिशन नहीं है पॉजिटिव चार्ज को। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह पर नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग आ रहे हैं और उल्टा वापस जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही कम जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही कम जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको बोला रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। जो भी कम जगह है उसको न्यूक्लियस बोला, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी एटम की पूरी जगह खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि सभी के सभी अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के जा रहे हैं, उनको कोई अपोजिशन नहीं है। इसका मतलब पूरी की पूरी जगह खाली होनी चाहिए और छोटी सी जगह है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और एटम का ज्यादातर मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे मास होता ना, अगर इधर मास होता, इधर मास होता, तो अल्फा पार्टिकल भले ही चार्ज की वजह से रिपेल नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे टकरा के वापस आते ना। अरे किसी मास के ऊपर किसी पार्टिकल को फेंकोगे तो वो टकरा के कोलाइड होके वापस आएगा, लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं। इसका मतलब ना तो इधर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ना तो इधर मास प्रेजेंट है। मतलब एटम की ज्यादातर जगह खाली है, अल्फा पार्टिकल को कोई अपोजिशन नहीं है। लेकिन जहां पर अपोजिशन है वहां पर बहुत ज्यादा है। मतलब अल्फा पार्टिकल टकरा के कंप्लीटली 180 डिग्री से वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है वहां पे चार्ज भी होना चाहिए, वहां पे मास भी होना चाहिए। तो इसको न्यूक्लियस बोला गया, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ऐसा भी बोला गया। और अब पॉजिटिव चार्ज है मतलब निगेटिव चार्ज होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए बोलो? अब पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज होना ही चाहिए। वैसे तो उसका डिस्कवरी तो की है ना, और ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, तो निगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने बोला कि भैया, रुदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस में ज्यादातर मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, मास भी वहीं पर है पूरा का पूरा, बस इलेक्ट्रॉन इसके बाजू में है निगेटिवली चार्ज, और उनके पास कोई मास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल को बाहर मतलब वापस नहीं भेज रहे। इसका मतलब इनके पास कोई दम नहीं है। लेकिन उसके बाद नया प्रॉब्लम आ गया। चलो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये पूरी खुली जगह, और खुली जगह में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इतने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही जल्दी लगा रुदरफोर्ड को कि दिस इज नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रह सकते। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खुली जगह पर ऐसे नहीं रह सकते। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बोलो? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकते? इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है बोलो? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खड़ा है, यहाँ पे भी खड़ा है। शेल का क्या प्रॉब्लम है बेटा? शेल हुई या नहीं हुई? शेल अगर हो, यस वेदांत, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। कितना दिमाग लगाते हो यार, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे वैष्णवी। अब समझ में आया। अपूर्वा, हाँ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, अपूर्वा आप बोल रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी पता है, आपको थोड़ी पता है पहले से। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन तब थोड़ी पता था आपको। क्या प्रॉब्लम है? मैं मान लो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बीच में मैं आ गया, मिस्टर कागनी, तो बोलने लगे मेरा एक मॉडल है, आप इसको मानो। यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। क्या मानोगे आप इसको? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? सर इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते, क्यों सेंटर में क्यों भाई? अब तो समझ में आया ही है ना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ज्यादातर मास यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। नो, नॉट प्रॉब्लम। शेल नहीं है, दिस इज नॉट, दिस इज, सबसे पहले आपको अब समझ में आया होगा कि शेल नहीं है जो आप बोल रही हो, ये बहुत ही गलत बात हो गई। क्योंकि शेल कोई बांधा हुआ रास्ता नहीं है कि वहां पे शेल नहीं है। अरे शेल का क्या मतलब? वो तो इमेजिनरी रास्ता है जिसके बाजू में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। शेल होना या ना होना इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। शेल मतलब होती भी नहीं है बेटा, शेल तो इमेजिनरी रास्ता है, राइट? शेल तो इमेजिनरी रास्ता है जो कि इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। अर्थ का ऑर्बिट सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं है, दिखता थोड़ी है, वहां पे वो घूमती है, इसलिए इमेजिनरली बोला है कि वो उसका ऑर्बिट है।
ऐसा बांधा हुआ रास्ता थोड़ी है ये, यहाँ पे थोड़ी ऐसी पाइपलाइन कर दी गई है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नो नॉट, सो सेल नहीं है, दिस विल नॉट बी आंसर। लेकिन आपने बाद में बहुत अच्छे बताया कि इलेक्ट्रॉन यस अपूर्वा बहुत अच्छे। अनिकेत जो बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूं कि इससे आपका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। रेज विल नॉट गो फ्रंट, हाँ नहीं ऐसा थोड़ी है। अल्फा रेज जा सकते हैं ना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खड़े भी है तो अल्फा रेज यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जा सकते हैं। चलो इसको पूरा अभी रब करना होगा, कंप्यूटर में ना कंट्रोल Z करने पर काम बन जाती है। यहाँ पे पूरा फिर से निकालो, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, तो रेज तो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत अच्छा आप बता रहे हो कि बेटा ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा रह ही नहीं सकता, अगर खड़ा रहेगा तो ये इसके ऊपर अट्रैक्ट होके यहाँ पे आके घुस जाएगा और फाइनली थॉमसन के मॉडल की तरह ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर खींचे चले आएंगे। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टैंड नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे सूरज और यहाँ पे अर्थ स्टैंड नहीं कर सकती एक दूसरे के पास, नो दे कैन नॉट स्टैंड, नो टू बॉडीज इन द यूनिवर्स कैन स्टैंड विथ ईच अदर। हम भी नहीं खड़े रह सकते एक दूसरे के पास, तो कैसे खड़े हो पा रहे हैं हम? जैसे कि मान लो ये कहाँ गया, आपको दिख रहा है क्या? ये इसको अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं, ये देखो मैंने क्या बोला कि दो बॉडीज स्पेस में एक दूसरे के पास नहीं रह सकती, वो एक दूसरे की तरफ चली आएंगी, तो हम एक दूसरे के पास क्यों खड़े रह सकते हैं? मैं यहाँ पे खड़ा हूं और कोई यहाँ पे खड़ा है तो रह सकता है, क्या प्रॉब्लम, क्यों रह रहा है फिर वो, बोलो जरा। हम दोनों एक दूसरे को हाँ हाँ ग्रेविटी है, वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है ग्रेविटी है, ये बात अच्छी है। मैं बोल रहा हूं ग्रेविटी अगर है भी बेटा, देखो वो तो आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन उतना नहीं। ये दो बंदे स्पेस में एक दूसरे के पास नहीं रह सकते क्योंकि एक दूसरे के पास आगे चिपक जाएंगे, लेकिन यहां पे क्यों रह सकते हैं ए और बी, बोलो जरा। व्हाट इज द मेन रीजन? नो ग्रेविटी, ग्रेविटी इज नॉट रीजन। मैं बोलता हूं अगर यहाँ पे आपने पूरा का पूरा आइस ला के रख दिया, बर्फ, तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब ऐसे नहीं रह सकते, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो व्हाट इज द मेन रीजन कि हम दो एक दूसरे के पास रह सकते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं चले आते, क्यों? स्पेस में अगर रहोगे ना तो ऐसे दूर नहीं रह पाओगे, एक दूसरे को चिपक जाओगे आप। यस शुभम बहुत अच्छे, फ्रिक्शन। अरे क्या मतलब, ये 9th क्लास के बच्चे ये आंसर दे रहे हैं यार। आप क्या कर रहे हो वेदांत, आप भी 9th के हो ना? वेदांत प्लीज टेल मी। वेदांत, हाँ वेदांत ठीक है, वेदांत बेदरे है ना, ठीक है अच्छी बात है, फिर आपका लॉजिक तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन ये पैर मतलब ये फ्रिक्शन जो है ना हमारा, ऑफकोर्स ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है, लेकिन मेन रीजन इज नॉट ग्रेविटी, मेन रीजन इज फ्रिक्शन। सो ये फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे अगर बर्फ डाला जाए जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन है, मान लो, ऐसा होता नहीं रियलिटी में, मान लो जीरो फ्रिक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। तो सन और अर्थ एक दूसरे के पास नहीं रह सकते खड़े, लेकिन फिर भी है, वो किस वजह से है? क्योंकि ये ऐसे घूम रही है सर्कुलर मोशन में। अरे यार, इसीलिए ये सन के पास रह सकती है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताए क्या, जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो एक टेंडेंसी होती है बाहर फेंकने की, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ऐसा घूमने की वजह से एक बाहर फेंकने की टेंडेंसी होती है और सन इसको इधर खींच रहा है, तो ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस वजह से ना तो अर्थ इधर आती है ना तो अर्थ उधर बाहर चली जाती है, वो बिल्कुल सर्कल में घूमती रहती है। समझ में आया? जब भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है और दोनों के बीच एक सेम डिस्टेंस मेंटेन करना है हमको, तो हमको एक चीज करनी चाहिए, उनको ना जगह पे खड़े नहीं रहने देना है, एक को दूसरे के बाजू में घुमाना है आपको, बस घुमाते रहो। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है क्या? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये देखिए कैसे, मतलब बहुत सी चीजें ऐसे ही अपने आप निकल के आती है। सन भी नहीं रह सकता ऐसे सीधा बेटा, नहीं रह सकता सन।
चलिए ये तो घूम रही है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब अर्थ घूम रही है, बाहर फेंका जा रहा है उसको, इधर इधर भी खींचा जा रहा है उसको, बाहर भी फेंका जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है। जरा ठीक से देखो, बाद में सब लॉजिक क्लियर होना चाहिए पहले। इधर सन है, इधर अर्थ है, अर्थ घूम रही है, मतलब घूम रही है मतलब सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन में एक टेंडेंसी होती है कि बाहर फेंकना चाहती है वो चीज को। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। तो इसलिए अर्थ सीधी सादी घूम रही है। लेकिन इसका क्या, ये तो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, तो इसको तो ये अर्थ इधर खींच रही है, तो ये धीरे 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 अर्थ के पास क्यों नहीं आ रहा, बोलो 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 बोलो, कम ऑन। लय भारी। चलो बोलो, कोई बता सकता है? नो ग्रेटर मास नहीं, फ्रिक्शन तो नहीं बेटा, कहां पे वहां पे, कहां पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। अनिकेत बहुत अच्छे, अनिकेत बहुत अच्छे बेटा। सन भी रिवॉल्व करता है, आपको पता होना चाहिए, आपको बस पता नहीं होगा। लेकिन अब सिर्फ अर्थ और सन है तो एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन होगी, लेकिन सन के बाजू में बहुत से लोग हैं, सैटर्न है, और कौन सा है, ये आपका मर्क्यूरी है, ठीक है, यूरेनस, ये सभी लोग हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ा कौन है प्लेनेट, सैटर्न है क्या, बोलो कौन है फिर? सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? जुपिटर, बहुत अच्छे। सैटर्न उसके बाद, तो ये जुपिटर वगैरह बहुत बड़े लोग हैं। तो इन सब की वजह से ना इसकी मोशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर ये दोनों ही होते ना तो ये सन जगह पे नहीं रह सकता, ये भी घूमता है सर्कुलर मोशन में, पता होना चाहिए आपको, ये भी ऐसी छोटी सी सर्कुलर मोशन करता है। अब ये आपको ना बाद में पता चलेगा 11th क्लास में फिजिक्स में, ग्रेविटेशन में, कि ये कैसे होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं इसको, ये बड़ा स्टार, ये छोटा स्टार, ये ऐसे घूम रहा होता है, और ये ना ये भी घूम रहा होता है। ये जो ये बड़ा स्टार है ना, ये छोटे सर्कल में घूमता है। जब ये इधर होता है तो ये बड़ा स्टार इधर होता है, जब ये छोटा वाला इधर आता है ना तो ये वाला इधर होता है। मतलब इसको भी घूमना ही पड़ता है, तभी ये सिस्टम स्टेबल है, वरना नहीं। तो वैसे ही रुदरफोर्ड ने बोला कि भैया न्यूक्लियस तो है पॉजिटिवली चार्ज, नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते, वरना आके यहाँ पे कोलाइड हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम है, तो इनको घुमाओ, ये घूमेंगे तो ही स्टेबल है, अदरवाइज नहीं। तो रुदरफोर्ड ने बोला ज्यादातर मास न्यूक्लियस में सेंटर्ड है। सो पहली बार न्यूक्लियस का कंसेप्ट रुदरफोर्ड ने दिया। ज्यादातर मास न्यूक्लियस के अंदर है, पूरा पॉजिटिव चार्ज इसी में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में है और घूम रहे हैं, स्टेशनरी नहीं है। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। नहीं, ऑर्बिट्स के बारे में अभी तो बोला नहीं है रुदरफोर्ड ने, सिर्फ घूम रहे ऐसा बोल रहा है वो, ऑर्बिट्स का नाम भी नहीं लिया उसने। सो रुदरफोर्ड्स मॉडल इज लाइक solar system, this is the sun, these are the planets, electrons are like planet, so Rutherford's model is like solar system. समझ में आया? तो उसका मॉडल क्या क्या है देखो, atom consists of very small nucleus where most of the mass of the new atom is concentrated and it is positively charged. प्रोटॉन की जानकारी अभी उनको नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स are revolving around the nucleus in circular path and this model is like solar system. बस इतना ही है, समझ में आया रुदरफोर्ड का मॉडल? अरे बोलो बेटा, समझ में आया रुदरफोर्ड का मॉडल, समझ में आया? यस 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 यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि लिखना भी होगा। चलो सबसे पहले ये डायग्राम निकालो, उसके बाद इसको लिखो, और उसके बाद यहां तक, ये पूरा का पूरा, ये आइसोटोप्स आइसोबार रहने दो, यहां तक लिखो।
चलो यहां से लिखना है। जे थॉमसन वाला तो हो गया। वैसे मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, वहां से लिखो आप। ठीक है, ये देखिए, ये पहला वाला है ये पेज, दूसरा वाला ये पेज, तीसरा वाला ये पेज लिखना है, चौथा वाला ये पेज लिखना है, आइसोटोप्स आइसोबार तक। चलो लिखो, और अपने इससे ही लिखो, यहां से मत लिखो।